हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में और फेज़र डायग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट सर्किट बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं फेज़र डायग्राम के बारे में। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें भी करंट फ्लो होता है और जो रोटर है उसमें भी करंट फ्लो होता है। जैसे कि हमें पता है, अगर हम लोग इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल कंसिडर करें, जो स्टेटर होता है उसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं थ्री फेज़ करंट प्रोवाइड करने की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्टेटर की होती है। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस रोटर कंडक्टर के साथ लिंक करती है, जिसकी वजह से जो रोटर है उसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो रोटर है उसमें फ्लो होता है करंट। रोटर में भी करंट फ्लो हो रहा होता है, तो जो रोटर है उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हमारे पास स्टेटर की भी मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर की भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और ये रोटर की मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो सम होता है उसके वजह से क्रिएट होती है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, या फिर बोल सकते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हम लोग एयर गैप फ्लक्स भी बोल सकते हैं। ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ईएमएफ के लिए, जो कि इंड्यूस हो रहा होता है हमारी रोटर सर्किट में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, नोट दैट इन इंडक्शन मशीन बोथ स्टेटर एंड रोटर कैरीज करंट। इंडक्शन मशीन के केस में जो स्टेटर और जो रोटर है वो दोनों करंट कैरी कर रहे होते हैं और फ्लक्स जनरेट करते हैं। ड्यू टू विच रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स इज ऑब्टेन बाय सम ऑफ फ्लक्स ऑफ स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है वाइंडिंग में जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा होता है, स्टेटर और रोटर वाइंडिंग में जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग एयर गैप फ्लक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, स्टेटर में करंट फ्लो होता है, स्टेटर से जनरेट होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रोटर है उसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ, और रोटर में करंट फ्लो होता है और रोटर की भी जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टेटर में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, मगर वो जो ईएमएफ होता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अब तक के तो हमें पता है जो स्टेटर है उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है और रोटर की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो रोटर की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं φ2, और जो स्टेटर की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं φ1। तो स्टेटर की मैग्नेटिक फ्लक्स और रोटर की मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों का जो सम होता है वो हमें देता है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हम लोग बेसिकली एयर गैप फ्लक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें फेजर डायग्राम के बारे में बात करना है इंडक्शन मोटर के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमने ये वाला फेज़र किसके लिए बनाया, ये वाला जो फेज़र है हमने बनाया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। यहाँ पर ये जो φr जो फेज़र है वो है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, और यहाँ पर ये वाला जो फेज़र है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एज्यूम कर लेते हैं सिंक्रोनस स्पीड के साथ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, रोटर में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है और जो स्टेटर है उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो जो रोटर के ईएमएफ का जो फेज़र है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया कर्सर की टिप। रोटर का जो ईएमएफ है वो है E1। तो यहाँ पर अभी जो रोटर का जो ईएमएफ है वो है E2 और जो स्टेटर का जो ईएमएफ है वो है E1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्टेटर का जो ईएमएफ है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जो स्टेटर का जो ईएमएफ है उसको हमने कंसीडर किया E1 से, और जो रोटर का जो ईएमएफ है उसको हमने कंसीडर किया E2 से। स्टेटर का जो ईएमएफ होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रोटर ईएमएफ, क्योंकि जो ईएमएफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो ईएमएफ होता है प्रोपोर्शनल होता है वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। हमें पता है स्टेटर के केस में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो जो स्टेटर का जो ईएमएफ होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रोटर ईएमएफ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रोटर ईएमएफ रिमेन लेस दैन मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेटर ईएमएफ। जो रोटर का जो ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू स्टेटर ईएमएफ, क्योंकि जो रोटर वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेटर वाइंडिंग टर्न्स। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ईएमएफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो E1 जो ईएमएफ है वो स्टेटर का ईएमएफ, E2 जो ईएमएफ है वो है रोटर का ईएमएफ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्टेटर का जो ईएमएफ है उसके लिए हमने ये वाला फेज़र बनाया। कर्सर की टिप आप ओवरऑल प्रोसेस में केयरफुली नोटिस करना। तो यहाँ पर ये वाला जो फेज़र हमने जो बनाया ये है स्टेटर के ईएमएफ के लिए, और जो रोटर का जो ईएमएफ है उसके लिए हमने ये वाला फेज़र बनाया है। यहाँ पर ये जो E2 है वो है क्या, वो है रोटर का ईएमएफ, और यहाँ पर ये जो E1 है वो है क्या, ये है स्टेटर का ईएमएफ। तो जो स्टेटर के ईएमएफ का जो फेज़र है उसको हमने यहाँ पर बनाया, और जो रोटर के ईएमएफ का जो फेज़र है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया E2। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट डाउन करो, जो स्टेटर का जो ईएमएफ और जो रोटर का जो ईएमएफ है दोनों के बीच का जो फेस एंगल है वो 0 डिग्री का है। तो यही रीज़न की वजह से स्टेटर का ईएमएफ और जो रोटर का जो ईएमएफ का जो फेज़र है वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो फेज़र है वो स्टेटर के ईएमएफ का, और यहाँ पर ये वाला जो फेज़र है वो है रोटर के ईएमएफ का। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों जो फेज़र है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। यहाँ पर बहुत अच्छे की क्लियर है कि ये जो रोटर का जो ईएमएफ हमने जो कंसीडर किया उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रोटर का जो ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो कम है। तो ये रीज़न की वजह से जो रोटर के लिए हमने जो फेज़र जो बनाया है, रोटर का जो फेज़र है, रोटर के ईएमएफ का जो फेज़र है उसकी जो लेंथ है वो कम है, और जो स्टेटर के ईएमएफ का जो फेज़र है उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी ये जो रोटर है इसमें इंड्यूस होगा करंट, और ये करंट के वजह से होगा क्या, ये जो रोटर है जैसे कि हमने डिस्कस किया, रोटर सर्किट में इंड्यूस होता है करंट, और ये करंट की वजह से होता क्या, जो रोटर होता है इस पर लगता है फोर्स, और जो रोटर होता है घूमने लगता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो रोटर का जो करंट है उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं I2 से, और ये जो रोटर का जो करंट होता है वो क्या करता है, रोटर के ईएमएफ को क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है, क्योंकि जो रोटर वाइंडिंग है उसका रेसिस्टेंस होता है और रिएक्टेंस होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, रोटर का जो करंट होता है वो लैग करता है रोटर के ईएमएफ को एक एंगल से, ड्यू टू रोटर वाइंडिंग रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। रोटर करंट इज शोन बाय I2 फेजर। तो जैसे कि हमें पता है, जो रोटर का, यहाँ से हमने क्या सीखा, जो रोटर का जो करंट होता है वो रोटर के ईएमएफ को लैग कर रहा होता है बाय सर्टन एंगल। तो यहाँ पर जो रोटर का जो करंट है उसको हमने कंसीडर किया I2, और जो रोटर के करंट का जो फेज़र है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया। I2 जो है वो है रोटर का करंट। बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो रोटर का जो करंट है उसके लिए जो हमने जो फेज़र जो बनाया है वो ये रोटर के ईएमएफ को क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो रोटर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये करंट फ्लो होने की वजह से जो रोटर है उसमें जनरेट होगी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो रोटर की जो फ्लक्स है उसको हमने कंसिडर किया ∅2 से। तो ये जो ∅2 है क्या, ये है रोटर की फ्लक्स, और जो रोटर की जो फ्लक्स है ∅2 वो सेम फेस में होगी रोटर के करंट के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, रोटर की फ्लक्स के लिए जो फेज़र हमने जो बनाया उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया ∅2। यहाँ पर आपको फेज़र के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तब जाके आपको जो कॉन्सेप्ट होगा वो समझेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ∅2, ये जो हमने जो ∅2 ये है क्या, ये है रोटर की फ्लक्स, और यहाँ पर ये जो रोटर की फ्लक्स का जो फेज़र है उसको हमने यहाँ पर बनाया कर्सर की टिप। यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो रोटर की फ्लक्स का जो फेज़र है और जो रोटर का जो करंट है, दोनों के बीच का जो फेस एंगल है वो है 0 डिग्री, जिसके वजह से हो क्या रहा है, दोनों जो फेज़र है वो एक दूसरे को कर रहे हैं ओवरलैप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ तो हमने बात किया रोटर के करंट के बारे में, रोटर के फ्लक्स के बारे में। सिमिलरली अगर हम लोग स्टेटर के बारे में बात करें, तो जो स्टेटर में जो फ्लक्स जो जनरेट होगी उसको हमने कंसिडर किया ∅1 से। जो स्टेटर की जो फ्लक्स है उसको हमने कंसिडर किया ∅1 से, और जो स्टेटर की फ्लक्स का जो फेज़र है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया। तो यहाँ पर ये वाला जो फेज़र है हमने किसके लिए बनाया, ये वाला जो फेज़र है इसको हमने बनाया स्टेटर की फ्लक्स के लिए, कर्सर की टिप। ये वाला जो फेज़र है वो किसका है, वही स्टेटर की फ्लक्स का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाला जो फेज़र है ये भी रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सिंक्रोनस स्पीड के डायरेक्शन में, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड के साथ। और जो सिंक्रोनस स्पीड का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है, ये है स्टेटर की फ्लक्स का फेज़र, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है रिजल्टेंट फ्लक्स का फेज़र। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो स्टेटर की जो फ्लक्स है ∅1 और जो रोटर की जो फ्लक्स है ∅2, दोनों का जो सम होगा वो हमें कौन सी फ्लक्स देगा, रिजल्टेंट फ्लक्स देगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है रिजल्टेंट फ्लक्स, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया स्टेटर की फ्लक्स के लिए फेज़र। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्टेटर की फ्लक्स और जो रोटर की जो फ्लक्स है दोनों का जो सम होगा वो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट फ्लक्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया रोटर की फ्लक्स, रोटर की फ्लक्स का फेज़र हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसीडर किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी हमने कंसीडर किया था रोटर की फ्लक्स का फेज़र ∅2 ये वाले डायरेक्शन में, मगर ये वाले डायरेक्शन में जो रोटर की फ्लक्स का जो फेज़र होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये ∅1 फ्लक्स ∅2 फ्लक्स दोनों का जो सम होगा वो हमें कौन सा फ्लक्स जनरेट करके देगा, रिजल्टेंट फ्लक्स। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि यहाँ पर ये ∅1 फ्लक्स और यहाँ पर ये ∅2 फ्लक्स, ये दोनों का जो सम है वो हमें जनरेट करके दे रहा है रिजल्टेंट फ्लक्स। और यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं एयर गैप फ्लक्स। तो यहाँ पर ये हमने बेसिकली बनाया फेज़र डायग्राम किसका, इंडक्शन मोटर का, राइट। ये इंडक्शन मोटर का फेज़र डायग्राम। यहाँ पर ये जो फेज़र डायग्राम है, ये सेम फेज़र डायग्राम को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दिया कॉपी पेस्ट। सेम फेज़र डायग्राम उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दिया कॉपी पेस्ट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हमें जो टॉर्क जो मिलेगा, जो टॉर्क हमें जो मिलेगा इंडक्शन मोटर के केस में वो सिंक्रोनस स्पीड की डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सिंक्रोनस स्पीड का जो डायरेक्शन है वो कैसा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमें जो मिलेगा इसका भी जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होने वाला है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टी सबस्क्रिप्ट में EM,
ये है क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है इसका भी जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो कंसीडर किया है, अगर हमें टॉर्क के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर ये जो थीटा एंगल हमें जो दिखाई दे रहा है ये कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, टू इंक्रीज़ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करने के लिए जो थीटा एंगल है वो कम होना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आइडियली हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं कि जो थीटा एंगल है वो ज़ीरो है, ये जो थीटा एंगल है वो ज़ीरो है। ये थीटा एंगल आइडियली हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब रोटर की वाइंडिंग प्योरली रेसिस्टिव हो। जब रोटर की वाइंडिंग अगर प्योरली रेसिस्टिव नहीं होगी तो ऐसे केस में आइडियली हम लोग थीटा = 0 डिग्री नहीं एज्यूम कर सकते। तो यहाँ पर ये जो थीटा है वो कम से कम होना चाहिए, तब जाके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करना, यहाँ पर ये जो इंडक्शन मोटर का जो फेज़र डायग्राम है इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का जो डायरेक्शन है और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दोनों सेम है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें इंडक्शन जनरेटर के फेज़र डायग्राम के बारे में बात करें, फेज़र डायग्राम ऑफ इंडक्शन जनरेटर, तो फेज़र डायग्राम जो है इंडक्शन जनरेटर का वो भी बहुत हद तक के आइडेंटिकल ही होगा इंडक्शन मोटर के फेज़र डायग्राम की तरह, मगर थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होगी जिसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फेज़र हमने जो बनाया है, ये वाला जो फेज़र है वो किसके लिए, ये रिजल्टेंट फ्लक्स के लिए। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फेज़र हमने जो बनाया कर्सर की टिप, ये वाला जो फेज़र हमने जो बनाया वो स्टेटर के EMF के लिए, और यहाँ पर ये वाला जो फेज़र हमने जो बनाया ये किसके लिए, ये है रोटर के EMF के लिए। जो रोटर का जो EMF होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेटर EMF। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फेज़र है वो किसके लिए, वो है रोटर के करंट के लिए, और जो रोटर का जो करंट है वो रोटर के EMF को लैग कर रहा है कितने एंगल से, थीटा एंगल से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी ये रोटर का करंट का जो फेज़र है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया, मगर जो रोटर का जो फ्लक्स होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये रोटर के करंट के फेज़र के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो रोटर का जो फ्लक्स का जो फेज़र है वो अपोजिट डायरेक्शन में एज़ कम्पेयर टू ये वाला जो फेज़र है रोटर का जो यहाँ पर ये जो रोटर करंट का जो फेज़र है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटर के फ्लक्स का फेज़र। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, रोटर का जो फ्लक्स हमें जो दिखाई दे रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटर के करंट के फेज़र के, रोटर का जो फ्लक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटर के करंट के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन केस ऑफ इंडक्शन जनरेटर करंट डायरेक्शन इज़ रिवर्स। इंडक्शन जनरेटर के केस में करंट का जो डायरेक्शन होता है क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, जिसके वजह से जो रोटर का जो फ्लक्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है रोटर के करंट के। तो यहाँ से आप सबसे पहले ये नोट डाउन करना, इंडक्शन जनरेटर के केस में रोटर के करंट का जो फेज़र होता है और जो रोटर के फ्लक्स का जो फेज़र होता है दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, अपोजिट होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फेज़र हमने जो बनाया वो किसके लिए, वो है स्टेटर के फ्लक्स के लिए, और यहाँ पर हमें जो फेज़र जो मिल रहा है वो कौन सा फेज़र है, ये रोटर के फ्लक्स का फेज़र है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमें पता है स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स दोनों का जो सम होगा वो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट फ्लक्स। तो यहाँ पर ये रोटर का फ्लक्स और यहाँ पर ये स्टेटर का फ्लक्स दोनों का जो सम है वो हमें रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट करके देगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जनरेटर के केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स का हमने जो फेज़र जो बनाया है इसका जो रोटेशन है वो कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये जो फेज़र है वो NS स्पीड के साथ घूमेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इंडक्शन जनरेटर के केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है उसका जो डायरेक्शन है वो हमें कैसे मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है। तो यहाँ से हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है इन केस ऑफ इंडक्शन जनरेटर। दूसरा हमने ये देखा कि जो रोटर के फ्लक्स का जो फेज़र होता है वो रोटर के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यहाँ रोटर के करंट के फेज़र के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क T सबस्क्रिप्ट में EM, यह है क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, और ये अपोजिट में होगा एंड इट इज़ इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के। बिकॉज इन केस ऑफ जनरेटर के केस में जो डेवलप टॉर्क और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होते हैं वो क्या करते हैं, रोटेशन को अपोज करते हैं। तो यही रीज़न की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो हमने जो फेज़र डायग्राम जो बनाया है यही होता है इंडक्शन जनरेटर का फेज़र डायग्राम।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंडक्शन मोटर के साथ एसोसिएटेड बहुत से ऐसे चीज़ें कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंडक्शन मोटर के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है रोटर की वो क्या होती है, एस टाइम्स एफ होती है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इंडक्शन मोटर के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है रोटर की वो क्या होती है, एस एफ होती है। यहाँ पर ये जो एस है वो है क्या, ये है स्लिप, और ये जो एफ हमें जो दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। दूसरा अगर हम लोग देखें हमारी मशीन में लॉसेज हो रहे होते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने जो पॉइंट जो एक्सट्रैक्ट किया हूँ ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, यही रीज़न की वजह से इसको मैंने यहाँ पर साइड में कॉपी पेस्ट किया हूँ। तो जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, और जो एडी करंट लॉस होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल होता है, और जो एडी करंट लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट डाउन करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमने बात किया फेजर डायग्राम के बारे में, अभी बात कर लेते हैं इंडक्शन मोटर की इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग सबसे पहला बनाएंगे रोटर के लिए, फिर उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे स्टेटर के लिए, फिर जो रोटर की इक्विवेलेंट सर्किट और जो स्टेटर की जो इक्विवेलेंट सर्किट है दोनों इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग क्या कर देंगे, दोनों इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग कर देंगे क्लब। तो जब हम लोग दोनों इक्विवेलेंट सर्किट को क्लब कर देंगे तो हमें कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएंगी इंडक्शन मोटर की। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर रोटर, इंडक्शन मोटर के रोटर की इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया इंडक्टेंस। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज उसको हमने शो किया ई से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें तभी, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं जब मोटर की स्पीड जीरो होती है, जब मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होती है। अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन व्हेन मोटर स्पीड रिमेन जीरो, स्टैंड स्टिल कंडीशन पर मतलब जब मोटर की स्पीड जीरो होती है तो ऐसे केस में जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। मगर जब मोटर रनिंग कंडीशन में होती है तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अंडर रनिंग कंडीशन फैक्टर विच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी डैट फैक्टर विल गेट चेंज ड्यू टू स्लिप। रनिंग कंडीशन के टाइम फैक्टर जो कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं वो जो फैक्टर होगी वो चेंज हो जाएंगे स्लिप की वजह से। तो कौन कौन से फैक्टर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ईएमएफ हो गया, यहाँ पर ये एक्सएल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एक्सएल एक्सएल ये क्या हो जाएगा एस इंटू एक्सएल, एस है क्या, ये है स्लिप, और यहाँ पर ये जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा एस इंटू ई, और यहाँ पर ये जो आर है वो एज इट इज़ होगा, और जो करंट है उसको हमने आई डैश एज्यूम कर लिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नोट डैट व्हेन स्पीड ऑफ मोटर चेंज, जब मोटर की स्पीड चेंज होती है तो जो स्लीप होती है वो भी चेंज होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। जब मोटर की स्पीड चेंज होती है तो ऐसे केस में जो स्लीप होती है वो भी चेंज होती है, जिसके वजह से जो रोटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो भी चेंज होता है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग शो कर सकते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये इंडक्टेंस, यहाँ पर ये एक्सएल, और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर शो किया, और यहाँ पर ये वाला जो इंडक्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। रिएक्टेंस को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया वेरिएबल रेसिस्टेंस। और ये जो वेरिएबल रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलेंगे, R2/S। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमें रोटर की मिलेंगी इक्विवेलेंट सर्किट। सिमिलरली स्टेटर की इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करें तो जो स्टेटर की जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर ये जो R1 है ये है क्या, ये है वाइंडिंग रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये JX1 ये है क्या, ये स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस, राइट। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नो लोड ब्रांच। डॉटेड बॉक्स में हमें जो ब्रांच जो दिखाई दे रही है जो ब्रांच है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नो लोड ब्रांच। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है, I0 करंट। और यहाँ पर ये जो I0 करंट है इसके दो जो कंपोनेंट है वो है IW और यहाँ पर ये I min। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो JXM है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। और यहाँ पर ये जो RC है हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो RC है वो है कॉपर लॉस रेसिस्टेंस। जो RC है वो है कॉपर लॉस रेसिस्टेंस, और जो JXM है ये है क्या, ये है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, राइट। इसके बारे में हमने बात किया मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस क्या होता है, कोर लॉस रेसिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने बात किया ट्रांसफार्मर के केस में। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये हमने कंसिडर कर लिया ये स्टेटर वाइंडिंग। तो कुछ इस तरीके से हम लोग स्टेटर की इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटर की इक्विवेलेंट सर्किट, और यहाँ पर ये रोटर की इक्विवेलेंट सर्किट, ये रोटर की इक्विवेलेंट सर्किट, रोटर की इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ पर ये रोटर की इक्विवेलेंट सर्किट। जब हम लोग ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट को क्लब कर देंगे तो हमें जो कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट जो मिलेंगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक के हमें जो लॉस जो मिलेगा
वो होगा स्टेटर कॉपर लॉस। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीके से लाइन बनाएंगे, यहाँ से इतने रीजन में हमें जो लॉस जो मिलेगा वो होगा स्टेटर कॉपर लॉस। यहाँ पर ये जो सर्किट हमने जो बनाया यही है इक्विवेलेंट सर्किट इंडक्शन मोटर की। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग कौन सी मोटर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग शंट मोटर से रिप्लेस कर सकते हैं। नोट दैट शंट मोटर कैन बी यूज इन रिप्लेसमेंट ऑफ इंडक्शन मोटर। जो शंट मोटर है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंडक्शन मोटर के रिप्लेसमेंट में। तो यहाँ पर ये जो सर्किट हमने जो बनाया इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर।